इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट वीडियो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक 08 आज मैं निश्चित रूप से आपके सामने डाउनलोड कर ही दूंगा, मतलब आपको देखने को मिलेगा। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ये शेयर किया था कि कूलॉम्स जो लॉ होता है वो दो चार्ज बॉडीज के बीच में काम करता है। वो फोर्स वैक्यूम में या एयर में या फ्री स्पेस में भी काम करता है, प्लस किसी मीडियम में भी काम करता है, लेकिन दोनों सिचुएशंस में कूलॉम्स जो लॉ है उसकी वैल्यू चेंज होती है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विद्युतशीलता, परमिटिविटी। परमिटिविटी की हमने एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता के दो हमने एक्चुअली फॉर्मूले देखे थे। तो मैं लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वहां से आगे डिस्कस करता हूं। एप्सिलॉन आर का हमने फॉर्मूला देखा था, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, यानी दो चार्जों के बीच में फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, एयर में फोर्स लगता है कितना, और उन्हीं दो चार्ज को या उन्हीं दो चार्ज बॉडीज को हम किसी मीडियम में रख देते हैं तब कितना फोर्स लगता है। उन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है, या इसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। और इसका एक दूसरा सिंबल भी हमने डिनोट किया था, इसको हम कहते हैं कैपिटल के। कूलॉम के फोर्स में मैंने के कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मैं फिजिक्स को एक ट्रैफिकिंग सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता, उसको स्मूथ, आप उसे मोहब्बत करें। तो देखें, वहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। कल लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था NaCl का। अब मैं कुछ एक नॉलेज आपको दे रहा हूं और उसके आधार पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपको लास्ट वीडियो जो है आपने देखी है। देखिए, पढ़ लेना एक अलग चीज होता है, किसी चीज को एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना अपने आप में एक बड़ी चीज। पढ़ने को तो किताबों में सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप याद करें, आप पढ़ें। 1 मिनट ना पढ़ें, 1 मिनट ना बैठें, बस एनालिसिस करें। तो वाटर के लिए एप्सिलॉन और की वैल्यू 81 होती है, यूनिट लेस है ये, ओके। दो सिमिलर क्वांटिटी हो तो सर पता ही हम। तो 81 है किसके लिए? वाटर के लिए, ओके। अब NaCl को मैंने एयर में रखा, ओके। उसके बीच में यानी Na+ और Cl- के बीच में फोर्स लगा F, ठीक। अब इस NaCl को मैंने डिजोल्व कर दिया वाटर में। तो मैं आपको लास्ट बता रहा था Na+ और Cl- जो आयंस होते हैं वो इसमें वाटर में जो है डिजोल्व हो जाते हैं, यानी इनके बीच में जो फोर्स होता है वो एक्चुअली वीक हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है, Na+ और Cl- आयंस जो है उनके बीच का फोर्स, फर्स्ट ऑप्शन 81 टाइम्स यानी 81 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया? जानकारी दी है मैंने वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू, बाकी वैल्यूज भी मैं लिखवाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 है, ठीक है। NaCl पहले एयर में रखा हुआ है, रसोई में रखा हुआ है, क्रिस्टल की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, फोर्स लग रहा है F या कुछ भी फोर्स लग रहा है, आई डोंट नो। उसी NaCl को मैंने डिजोल्व कर दिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें उसको घोल दिया, तो निश्चित रूप से Na+ और Cl- आयंस जो है उनके बीच में वीक फोर्स हो जाएगा। अब वीक फोर्स हो जाएगा तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो फोर्स कितना गुना बढ़ गया या कितना गुना घट गया। अब निश्चित रूप से घटेगा, तभी तो Na+ और Cl- आयन के बीच में जो फोर्स था वो वीक हो रहा है, तो उसके बाद में डिजोल्व हो रहे हैं। तो कितना हुआ? 81 टाइम्स
इंक्रीज हो गया 1/81 टाइम्स, टाइम्स का मतलब गुना, इंक्रीज हो गया, सेम रहा, फोर्थ, none of these, ठीक है। आपको इन दोनों में फर्क समझ में आता है? ये 81 टाइम्स बढ़ गया तो बढ़ा तो नहीं है, नो। 180 टाइम्स बढ़ गया, ये 1/80 टाइम्स बढ़ गया, क्या ये बढ़ रहा है? नो सर, ये घट रहा है। 1/81, 1/81 गुना अगर मैं कहता हूं बढ़ गया, तो 1/81 गुना अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ गई? नो, इसमें 81 से डिवाइड होगा, 81 से अगर इसमें डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो NaCl है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। यहां से आप इसको निकाल सकते हैं कि मीडियम में फोर्स कितना काम करेगा ट्रांसफर करके। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये फॉर्मूला जो है काम आता है। अब मैं आपको आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो शेयर करना चाहूंगा। देखें आप ध्यान से, आज की वीडियो आपको तब समझ में आएगी जब पहली वाली वीडियो को आप एनालिसिस कर चुके हो। पढ़ना अलग चीज होता है बेटा, विश्लेषित करना अलग चीज होती है। जब पहली वाली वीडियो को आप एनालिसिस कर चुके हो तब आ जाकर आज की वीडियो देखिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम डिले करता हूं ताकि बच्चे पढ़ पाए। लेकिन अब थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि कुछ बच्चों के एक्चुअली कमेंट आ रहे हैं, सर थोड़ा सा जल्दी आप वीडियो जो है डालिए, क्योंकि वो आई थिंक बेनिफिट उसका उठा रहे हैं। तो देखें, आज हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन एक्चुअली मैं चाहूंगा आपसे डिस्कस करूं। कल हमने ये पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 R स्क्वायर होता है। यहां पर F मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण है, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। जब आप केवल परिमाण, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय केवल परिमाण का जिक्र करें तब आप Q1 और Q2 को विदाउट साइन, चिन्ह के बिना, चिन्ह रहित, चाहे Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं केवल, तो आप Q1 और Q2 को विदाउट साइन रखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल करने का ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है, इस मेथड का हम नाम देंगे मैग्नीट्यूड मेथड। सेकंड मेथड होता है वेक्टर मेथड, सदिश विधि। दो तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। एक सदिश विधि और एक परिमाण विधि, यानी एक मैग्नीट्यूड वाइज और एक वेक्टर मेथड, जिसको कहेंगे एक मैग्नीट्यूड मेथड और एक वेक्टर मेथड। दो तरीके से मैं इसको क्लासिफिकेशन करता हूं। सर कब पता चलेगा हमें? व्हेन यू एबल टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ गिवन प्रॉब्लम्स देन यू यूज द मैग्नीट्यूड मेथड। If you are not able to draw the diagram, then you use to vector method। अगर आप किसी प्रॉब्लम्स को एक ज्योमेट्रिकली चित्र से दर्शा सकते हैं, उसका चित्र आराम से बना सकते हैं, तो आप ये वाला मेथड यूज करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 3D डायग्राम है, आकाश में भी जा रहा है और हम इसका डायग्राम बनाने में एबल नहीं है, तब आप वेक्टर मेथड को चुनें। मेरे सेंटेंस आपको तब समझ में आएंगे जब मैं इधर एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, दो प्रॉब्लम्स अलग अलग, पहले छोटे स्तर से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे। ओके, वेक्टर मेथड में सुनिएगा, मेरे पास में मैं जो वेक्टर मेथड पढ़ाऊंगा निश्चित रूप से वो वेक्टर किसी भी बुक से आई थिंक मैच नहीं करेगा, या कर भी सकता है मैं, लेकिन हो सकता है आप जो बुक रेफर कर रहे हो शायद उससे मैच ना करे, या किसी टीचर से वो मेथड यूज ना करे। मेरा नॉमेनक्लेचर, मेरा नामकरण मैं मेरे अनुसार करता हूं, मैं अपने अनुसार एनालिसिस करता हूं। आगे बात समझ में?
मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे का नाम मैं कुछ भी रखूं वो मुझ पर डिपेंड करता है, बैठा दिमाग में। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, या तो यहां रहे या कहीं और रहे, लेकिन वहां रहे और यहां भी रहे, देन यू हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो वेक्टर मेथड्स देखें। हमारे पास में बेटा दो चार्ज हैं, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकंड इज Q2। आराम से समझना, ठीक। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, थोड़ा सा मैं डायग्राम को और इजी करके बनाता हूं। ये Q1 और ये Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, नो प्रॉब्लम। जब भी मैं लिखूंगा F12, क्या लिखा? F12, इसका नाम नंबर 1 है, इसका नाम नंबर 2 चार्ज है। मैंने लिखा F12, तो इसका मतलब होगा ऑन और इसका मतलब होगा बाय। सिंपल, मतलब ऑन विच फील्स द फोर्स, जिस पर बल लग रहा है, बाय कौन लगा रहा है। तो इसका मतलब नंबर 1 चार्ज पर फोर्स लग रहा है, नंबर 1 चार्ज पर बल लगा रहा है, ऑन यानी इस पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? नंबर 2। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ओके, अब जरा बताना, मैं इसको F21 लिखता, कॉपी करने से फायदा नहीं है, कोड करने से फायदा नहीं है, मैं इसको लिखता F21, देन 2 पर फोर्स किसकी वजह से? 1 की वजह से। जो फोर्स को महसूस करता है, जो फोर्स को फील करता है, जिस पर फोर्स अप्लाइड होता है, जिस पर फोर्स आरोपित होता है, आज के बाद उसको कहेंगे सोर्स चार्ज, स्रोत। हिंदी मीडियम का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। बाई, जो लगाता है उसको आज के बाद कहेंगे, आई एम सॉरी, जो फोर्स को फील करता है उसको कहेंगे हम टेस्ट, जिसको कहते हैं हम परीक्षण। अच्छा सॉरी, और बाई यानी जो फोर्स को अप्लाई कर रहा है उसको आज के बाद हम कहेंगे सोर्स, जहां से फोर्स आ रहा है, सोर्स, स्रोत। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 कूलम का चार्ज या 5 कूलम का चार्ज -2 कूलम पर 2 न्यूटन का बल लगाता है। कौन बल लगा रहा है? 5 कूलम का चार्ज, तो 5 कूलम स्रोत हुआ, सोर्स हुआ। किस पर लगा रहा है? -1 कूलम, देन -1 कूलम विल बी अवर ए टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश होगा जो बल को फील कर रहा है। ओके, ये छोटी छोटी बात है जो आपको अभी काम में आएंगी। उसके बाद जब भी मैं लिखूं R12 कैप, ठीक है, R12 कैप, तो इसका मतलब होगा जो पहले लिखा हुआ है, यानी जब यहां पे लिखा हुआ है 1 और उसके जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है 2 और इसका मतलब है फ्रॉम। मतलब सर हमें जाना है 1 पर, कहां से? फ्रॉम 1। आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम माई हाउस, तो मैं कहां से जा रहा हूं? 2 से। कहां जा रहा हूं? 1 पर। ठीक है ना। नाउ F12, 1 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन लगा रहा है? 2। दोनों फोर्स फिलहाल पॉजिटिव है। एक जानकारी और, आप नोट लगा करके भी इसको लिख ले कहीं भी। अगर क्वेश्चन में मीडियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए तब निर्वात या वैक्यूम कंसीडर करके आप गणनाएं करेंगे। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट ए मीडियम इन गिवन प्रॉब्लम, then the problem is solved out for vacuum। ओके, अगर
प्रश्न में माध्यम के बारे में किसी तरीके की कोई सूचना नहीं है, तब आप निर्वात मान करके गणनाएं करेंगे। अगर उसने माध्यम का जिक्र नहीं किया है तो आप समझ लेना कि दोनों के दोनों चार्ज किस में रखे हुए हैं, निर्वात में। तो फिलहाल हम इसको निर्वात में मान रहे हैं। ओके, तो Q1 और Q2, देन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, बाई। ठीक है, तो ये इसको रिपेल करेगा, भगाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, रिपेल तो सर ये ऐसे भी कर सकता है, Q1 पर ये फोर्स लगा रहा है तो Q1 को तो ये ऐसे भी भगा सकता है, ऐसे भी भगा सकता है। तो कैसे भगाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेज, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही इसको या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो वेक्टर मेथड में आप लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड along the line joining two charges, force applied along the line joining two charges, बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का हो सकता है, which depend on the nature of charge, आवेश की प्रकृति पे डिपेंड करता है। यूनो प्लस प्लस हुआ तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो आकर्षण होगा। लेकिन हमेशा दोनों चार्जों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ही काम करेगा, उसके अलोंग ही लगेगा। इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव, आकर्षणात्मक हो सकता है, प्रतिकर्षणात्मक होता है। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्जेज, वो नेचर पे डिपेंड करता है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव। ओके, नो, तो Q1 पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2। तो Q2 दोनों फिलहाल प्लस प्लस से कुछ ना कहा जाए तो दोनों को प्लस मानो, नो। तो Q1 पर फोर्स लग रहा है, Q2 लगा रहा है, तो देखें जरा इधर भगाएगा क्या, F1 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। एम आई राइट? जरा इसका रिवर्स करें, आपकी बार क्या किसी ने ठेकेदारी ले रखी है, नो। Q1 लगा रहा है, ओके, किस पर लगा रहा है, Q2 पे लगा रहा है। Q1 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, Q2 पे लगा रहा है। तो Q1 Q2 को भगाएगा, बुलाएगा, भगाएगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। किधर भगाएगा सर, इधर भगाएगा, F21 वेक्टर। बोलो कोई परेशानी, नो। अब यूनिट वेक्टर एकांक सदिश की बात कर लेते हैं, 11वीं क्लास की चर्चा है। टू फ्रॉम R12 वेक्टर, R12 कैप मुझे लिखना होगा तो डायरेक्शन बताएं। टू फ्रॉम यानी कहां से, जो बाद में लिखा है वहां से चलेंगे, किधर की तरफ, जो पहले लिखा है उसकी तरफ। फ्रॉम 2 से चले किसकी तरफ, 1 की तरफ, तो डायरेक्शन इधर आएगी। और R21 ध्यान से देख लेना, 2 1 जो पहले लिखा जाता है उसके लिए 2 यूज करते हैं, जो बाद में लिखा जाता है उसके लिए फ्रॉम यूज करते हैं। मैंने लिखा 2 पहले लिखा है तो इस आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम माई हाउस, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं, am I right? तो 1 से 2 की तरफ, ये 1 से 2 की तरफ यानी इधर आएगी डायरेक्शन। एनी प्रॉब्लम? एक जानकारी और बता सकता हूं, कितने लोगों को पता है कि इसको ऐसा लिख दूं तो सर कोई पाप नहीं होगा। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर सदिश बटे सदिश का परिमाण, या ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत हार्ड करेक्ट, नो। अब आए F12 की वेक्टर फॉर्म लिखनी है मुझको, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F12 इधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में R12 कैप जा रहा है। अगर इसको लिखोगे तो पॉजिटिव साइड के साथ लिखोगे क्योंकि दोनों भी डायरेक्शन सेम है। फोर्स भी F12 इधर है, R12 कैप भी इधर है। लेकिन अगर आप R21 कैप यहां पे लिखोगे तो नेगेटिव आएगा, सोचना जरा, एम आई राइट? R21 लिखना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर बेटा इसी को मैं अगेन लिखना चाहूं तो जरा बता नेगेटिव साइन आएगा क्या, क्यों? क्योंकि F21 वेक्टर इधर है और
1 2 वेक्टर उधर है, तो अगर इसको लिखना चाहे तो नेगेटिव साइन के साथ और इसको लिखें तो दोनों की डायरेक्शन देखें जरा तो पॉजिटिव साइन के साथ R21 वेक्टर। आर यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। अब आप जरा ध्यान से देखें F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। F12 वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू F21 वेक्टर। ये क्या है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया, या आप ऐसा कर सकते हो R12 कैप इट इज अपोजिट डायरेक्शन R21 कैप। एक्शन रिएक्शन यानी कूलॉम का जो लॉ है वो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुपालना करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। इसमें एक्शन होता है, उसके जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन होता है। ओके, यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, फर्दर हम आगे चलेंगे। ओके, देखें अब आगे। तो हमारे पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो मेथड्स है। पहला मेथड होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण के द्वारा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और दूसरा मेथड होता है हमारे पास वेक्टर मेथड, यानी सदिश विधि द्वारा हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे केवल मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन जो भी दिखाई जाएगी हमेशा डायग्राम में लिखी जाएंगी। सदिश मेथड में, वेक्टर मेथड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, फॉर एग्जांपल मैं F12 वेक्टर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो R12 कैप, और अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कितने लोगों को अटैक आ जाएगा? अरे कैप नहीं लिखा तो सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर यहाँ तो R स्क्वायर था, क्यूब क्लास आ गया। यहां जब आप यूनिट वेक्टर को, एकांक सदिश को ऐसा लिखेंगे तो बेटा एक R यहां से टपकेगा, क्यूब हो जाएगा। 11th की बातें हैं, तो दो मेथड आ गए हमारे पास में। अब नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सारी जानकारियां मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको तुरंत शेयर कर सकूं। अध्यारोपण का सिद्धांत देखें, हमारे पास में एक चार्ज है Q। ये क्यों बेटा इतना गरीब है, इस पर सब के सब लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये Q1 ने लगा दिया, कितना लगा दिया सर? F1 लगा दिया। ये Q2 ने लगा दिया, कितना लगा दिया सर? F2 लगा दिया। ये Q3 ने लगा दिया, कितना लगा दिया? F3 वेक्टर लगा दिया। सॉरी, अब ऐसे सो मेनी फोर्स हो सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि Q पर रिजल्टेंट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो आप कहेंगे इनका सबका, अगर आपको नेट फोर्स देखना है तो इन सबका वेक्टर सम कर दीजिए। ठीक है, ये तो हुई किताब की नॉलेज। सेंटेंस में आपको बोल देता हूं, लिख लीजिए, बुकों में लिखा पड़ा है, काम की बात आप करेंगे। ओके, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखे, if
F1, F2, F3 dot dot Fn are the forces applied by source charges Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn on test charge small q, then the net force on test charge small q will be the vector sum of all the forces। बाकी डायग्राम से नोट कर लेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे, किसी परीक्षण आवेश q पर विभिन्न स्रोत आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn द्वारा लगाए गए बल क्रम से है F1 सदिश, F2 सदिश, F3 सदिश डॉट डॉट Fn सदिश हो, तब Q पर आरोपित परिणामी बल, और इसको नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं मुद्दे की। क्या है ये सर ऐसे वेक्टर सम? देखिए बेटा, प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस में। आपको क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम दी है, प्रिंसिपल का क्या मतलब है अध्यारोपण का, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जब भी आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करें, अध्यारोपण सिद्धांत का यूज करें, तब आपको क्या करना है, डायग्राम दी गई प्रॉब्लम के अनुसार बना लीजिए। अगर आप बना नहीं पाते तो फिर ये मेथड है वेक्टर मेथड, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। डायग्राम दी गई प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। बल की दिशाएं, फोर्स की डायरेक्शंस उस डायग्राम में शो कीजिए। अगर दोनों डायरेक्शन, कान खोल के सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सेम डायरेक्शंस में आती है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आते हैं, देन यू हैव टू ऐड देम, उन दोनों को आप जोड़ दीजिए। यही है वेक्टर सम। आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना है। ये वाली फॉर्म काम में नहीं लेनी है, नो, केवल मैग्नीट्यूड दिखाना है आपको, मैग्नीट्यूड लिखना है। दिशा का क्या करें सर, चित्र में दर्शाओ, और दिशा अगर अपोजिट आ जाती है तो घटा दें, सेम आ जाती है तो जोड़ दें, और अगर ऐसा मुंह खोल लिया, बीच में कोई एंगल बन गया, तो समांतर चतुर्भुज का नियम। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, पैरेललोग्राम जो मेथड होता है, F नेट बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 सदिश एंड F2 सदिश। 11th क्लास की बातें हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रहा हूं। समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ाया गया था आपको, वो यूज करना है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हैं, सेम डायरेक्शन में, देन यू हैव टू ऐड देम, उनको जोड़ दीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा दीजिए। अगर वो मुंह फाड़ रहे हैं कोई एंगल बना करके, तो समांतर पैरेललोग्राम मेथड लगाइए, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट, यू नो, ठीक है। तो आप एक नोट लगाइए, ये सब पॉज करके आप लिख लेंगे, एक नोट लगाइए। पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करते समय, अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करते समय बलों का परिमाण ज्ञात करना चाहिए, ठीक, तथा बलों की दिशाएं स्वयं चित्र में दर्शाकर बलों का सदिश योग ज्ञात करें। ये नोट है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, एक ट्रिक है सवाल सॉल्व करने की, जो मैं भी यूज करूंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखें, during the superposition law, the direction of forces are shown in diagram. The direction of forces are shown in diagram, and according to the directions, then according to the direction of forces, या according to the directions, vector sum of all the magnitude of forces are taken.
all the magnitude of forces are taken during the principle of superposition. Directions of forces are drawn in the diagram, and according to direction of forces the vector sum of magnitude of forces are taken. देखें क्वेश्चंस देखें वापस। दो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज। एक मेथड बता रहा हूं मैग्नीट्यूड मेथड, कब यूज करेंगे, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से अभी शुरुआत कर रहा हूं। पहले बता रहा हूं मैग्नीट्यूड मेथड, अब आगे फर्दर 2-3 क्लासों तक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ही चलेंगे। ओके, तो ये मैं आपको मैग्नीट्यूड मेथड बता रहा हूं, परिमाण विधि। और इधर मैं आपको वेक्टर मेथड बता रहा हूं, यानी सदिश विधि। कब आप वेक्टर मेथड यूज करेंगे और कब आप परिमाण विधि। ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, आई थिंक थोड़ा सा धुंधला भी है। ये लॉकडाउन की वजह से बेटा रिसोर्सेज आप यूज लो अवेलेबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि कहीं जाना आना पॉसिबल है नहीं, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करने। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम निश्चित रूप से सोल्व आउट करूंगा। आप थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करने लगेंगे। देखें, तो मैग्नीट्यूड मेथड और दूसरा वेक्टर मेथड। क्वेश्चंस सब लिख लेंगे। देखिए बेटा, मेरे पास में 3 फोर्सेस दिए हुए हैं। पहला फोर्स है 1 कूलॉम, ठीक। दूसरा फोर्स है 2 कूलॉम और तीसरा फोर्स है सपोज 6 कूलॉम। 3 फोर्सेज मेरे पास में दिए हुए हैं और एक स्ट्रेट लाइन पर इनको अरेंज किया गया है। 1 कूलॉम, 2 कूलॉम और 6 कूलॉम। 1 कूलॉम और 2 कूलॉम के बीच की डिस्टेंस उसने दे दिया आपको 1 मीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 कूलॉम चार्ज। इस 2 कूलॉम के आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है, ठीक। ये है प्रॉब्लम। अच्छा, 6 कूलॉम पर नहीं कर सकते थे, कर सकते हो आप, ट्राई कीजिए। मैं तो ये कराऊंगा ना। 2 कूलॉम चार्ज पर बल फोर्स ज्ञात करना। अच्छा, ये तो टेस्ट चार्ज हुआ। नो, जो टेस्ट चार्ज होता है उसको एक गोले में बंद कर दो, कटहरे में, ताकि साफ साफ दिखे। चार्ज के नाम रख दीजिए, नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 चार्ज या नंबर 3 चार्ज। आर यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा, जब एक से ज्यादा चार्ज होते हैं तो अध्यारोपण सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे। मुझे 2 कूलॉम चार्ज पर नेट फोर्स चाहिए। आप इसका डायग्राम बनाने में कैपेबल है या नहीं है? अरे सर बना तो दिया है, बन रहा है, एबल क्यों नहीं है? अब मुझे 2 कूलॉम चार्ज पर फोर्स चाहिए, 1 कूलॉम का लगाएगा और 6 कूलॉम का लगाएगा। डायरेक्शन किस में दिखाएं बेटा? डायग्राम में। 1 कूलॉम का चार्ज इस 2 कूलॉम पर फोर्स लगाएगा, इसको जरा बताएं, भगाएगा कि बुलाएगा? भगाएगा। ड्यू टू रिपल्सन, प्रतिकर्षण कारण। किधर भगाएगा? क्या ऐसे भगा देगा उड़ा के, हेलीकॉप्टर में बैठा के? नो, इस रेखा के अलाउंग, तो ये भगाएगा। कौन लगा रहा है? एफ। एनी प्रॉब्लम? वेक्टर मेथड नहीं है, डायग्राम में दिखाए दिशाएं। 6 कूलॉम का चार्ज इसको भगाएगा कि बुलाएगा? सर भगाएगा। किधर भगाएगा? इधर भगाएगा। ये F2, F3 एक्चुअली 3 वाला लगा। आर यू हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक। अब बलों के मैग्नीट्यूड सिंपल कैलकुलेट करो। F1 दोनों के बीच फोर्स 1/4, कुछ ना कहा जाए तो निर्वात मानकर, वैक्यूम मानकर कैलकुलेशन करें, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं मैं।
कुलाम का नियम याद करो, दोनों चार्जों का ऊपर मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, गुणनफल, यानी Q1 इंटू Q2, तो 1 कुलाम इंटू 2 कुलाम, बीच की डिस्टेंस बताएं 1 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही आना है। डायरेक्शन शो करें, ठीक। F3 9 इंटू 10⁻⁹, दोनों चार्ज का ऊपर मल्टीप्लीकेशन यानी 12, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 4। एम आई राइट? डायरेक्शन शो करें, ठीक। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट को जोड़ूं या घटाऊं? दोनों को घटा दीजिए। एफ नेट किस में से कौन सा? बड़े वाले में से छोटा। डायरेक्शन किधर होगी? जो बड़ा होगा उसकी तरफ। ये सब 11वीं क्लास की बातें हैं। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 18। F1 की वैल्यू आई थी 9 9 2 18 10⁻⁹, और ये डायरेक्शन। F3 की वैल्यू आई थी 27 नो इंटू 10⁻⁹, और डायरेक्शन इधर। बोलो बड़ा कौन सा है? F3, तो F नेट F3 माइनस F1। हमारा राइट? वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं, डायरेक्शन शो कर रखें, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो 27 माइनस 18 करेंगे, कितना आएगा? आई थिंक 9 आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। बताओ डायरेक्शन किधर आएगी? क्या डायरेक्शन ये F1 की ओर होगी या F3 की ओर होगी? कौन सी वाली डायरेक्शन होगी? जो बड़ा होगा वो डायरेक्शन। ये बड़ा है, डायरेक्शन इधर होगी। यानी जो 2 कूलम का फोर्स है वो इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, नेट फोर्स इधर महसूस करेगा। ये समझ रहे हैं ना मैंने कैसे लिखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये होगा मैग्नीट्यूड मेथड। डायग्राम में डायरेक्शन बताई, अगर ये सेम डायरेक्शन में आ जाती, अब आप काम क्या करेंगे? 1 कूलम पर इन दोनों की वजह से चार्ज निकालेंगे कॉपी में, ओके, और कमेंट में मुझसे आंसर देंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं समझूंगा, और डायरेक्शन सही बताएंगे, कमेंट में मुझे आंसर देंगे। 1 कूलम पर कितना चार्ज लगेगा, सॉरी फोर्स लगेगा 2 कूलम और 6 कूलम की वजह से, और 6 कूलम पर कितना लगेगा? 2 कूलम और 1 कूलम से। जब आप 1 कूलम पर फोर्स निकाले तो 1 कूलम आपका टेस्ट होगा, परीक्षण होगा। जब 6 कूलम पर निकाले तो 6 कूलम का परीक्षण होगा। डायरेक्शन डायग्राम में दिखाएं, उसके बाद देखें सेम आ रही है, अपोजिट आ रही है, या पैरेललोग्राम मुंह फाड़ रखा है, ठीक। अब वेक्टर मेथड की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर मेथड में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि आपको डायग्राम एक्चुअली बन नहीं पाता है किसी प्रॉब्लम का। जैसे मैं आप प्रॉब्लम केवल आज देके जा रहा हूं। आपके पास में फॉर एग्जांपल एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है, कोई भी चार्ज है मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कूलम का चार्ज है, तो माइक्रो कूलम का है, ताकि आपको ये समझ में भी आए कि माइक्रो कूलम कूलम कैसे चेंज करते हैं। जैसे बता रखा है मैंने आपको, 10⁻⁻6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये 111 डिस्टेंस इतने मीटर पर लोकेटेड है, स्थित है। एक दूसरा चार्ज है -4 माइक्रो कूलम का, ये कहां स्थित है? 2 मीटर डिस्टेंस पर। फोर्स ऑन -4 माइक्रो कूलम ड्यू टू 2 माइक्रो कूलम। 111 एक्स डायरेक्शन में 1, वाई डायरेक्शन में 1 और जेड डायरेक्शन में 1। यानी ऐसे ये आपका ओरिजिन हुआ एक्स डायरेक्शन में 1, फिर वाई डायरेक्शन में 1, ओके, फिर जेड डायरेक्शन में। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है सर, इसका डायग्राम बनाने में तो एबल नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा वेक्टर मेथड, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सीखने को मिलेंगी। लगातार जुड़ते रहिएगा। आप घर जाकर के क्या करेंगे? 1 कूलम पर इन दोनों चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे। घर जाकर के, कहाँ, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सॉरी। 1 कूलम पर फोर्स निकालेंगे इन दोनों चार्ज की वजह से, 6 कूलम पर निकालेंगे।
एक चार्ज को पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे, सबको नेगेटिव कर देंगे, ऐसे यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम। ओके, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने सर ये एक्सपेरिमेंट करके दे, ये एक्चुअली हमने प्रॉब्लम्स जो है वो राइज करके देखी, और हम निश्चित रूप से आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हम क्वेश्चन करने में विफल हुए, बस जीरो लेवल है कि धीरे धीरे फर्दर इंक्रीज करें। ओके